हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले हम जान चुके थे कि किस प्रकार दो ध्रुव बने थे, और अब हम इसमें जानेंगे कि इस प्रकार दो ध्रुव में से एक ध्रुव जो था उसका अंत हो गया। इस अंत को हम समझते हैं कैसे। 1989 में बर्लिन में जो वॉल थी, एक वॉल जो कि दो विश्व को बांटती थी, एक विश्व पूंजीवाद वाली मानसिकता वाला, दूसरा साम्यवाद वाली, उसको बांटती थी। तो हुआ ये कि लोगों ने पूर्वी ओर से, यानी कि जो साम्यवाद की मानसिकता मानते थे और सामाजिकवाद वाली मानसिकता मानते थे, उन्होंने वहीं के लोगों ने दीवार को गिरा दिया, क्योंकि वो अब मिलना चाहते थे पूंजीवाद वाली और डेमोक्रेटिक लिबरल, वो मिलना चाहते थे लिबरल डेमोक्रेटिक सोच और कैपिटलिज्म वाली सोच के साथ में। ठीक है, ये तो हो गया कि जो बर्लिन की दीवार गिरी, उसने डिसाइड कर दिया कि अब से दो ध्रुव नहीं रहेंगे। लेकिन अब हम सॉरी थोड़ी सी आवाज आ रही है, अभी मैं फिर से बता देता हूँ। तो ये तो बात हुई कि बर्लिन की दीवार गिरी और ये एक तरह का सिंबल हो गया कि हाँ, अब से दो विश्व का जो दो ध्रुवीयता थी वो खत्म हो गई। लेकिन हम जानेंगे इसके पीछे की कहानी की, सब हुआ कैसे, कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, किस किस लीडर ने हेल्प की इसको होने में, या किसके होने की वजह से ये सब हुआ। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हम सवालों में द्वारा बढ़ेंगे। पहला सवाल जिसका जवाब हमें पता होना चाहिए, सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली क्या थी इसको हम समझें अगर, तो सोवियत प्रणाली को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पूंजीवाद को और लिबरल डेमोक्रेसी को। तो ये जस्ट उसकी उल्टी थी। क्या होता है जब पूंजीवाद होता है, तो पूंजीवाद में ऐसा होता है कि आपके पास पैसा है, पैसे की ताकत चलती है, लेकिन ऐसे केस में होता यह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है और समाज में विषमता आ जाती है बहुत बड़ी। तो सोवियत प्रणाली इस प्रकार की थी, वो चाहती थी कि विषमता कम से कम हो। वो कैसे होगी? जो सरकार होगी वो मेन रोल निभाएगी इसको कम करने में। कैसे? जनता को न्यूनतम मूल्य दिया जाएगा किसी भी काम को करने का, ताकि वो उनको एक बेसिक पैसा मिलता रहे, जिसके दम पे वो जिंदा रह सके और अच्छा काम कर सके जिंदगी में, कुछ करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो कर सकें। दूसरी चीज, जो बेसिक फैसिलिटी होती है हेल्थ की, एजुकेशन की, वो सब रियायती दरों पर उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसा कि हम आज के टाइम पे इंडिया में भी देखते हैं, सब कुछ एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी कम रेट में मिलती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया था वो काफी ज्यादा सोवियत संघ से प्रभावित था। तो जब तक 1991 यानी कि जब तक सोवियत का विघटन नहीं हुआ था, हम भी काफी हद तक इन्हीं को फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ की जो पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति थी, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी की पूरी नियोजित थी, यानी कि प्लान्ड थी, जिसमें सेंट्रल रोल था वहाँ की गवर्नमेंट का। वो गवर्नमेंट पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती थी। ठीक है, समझ गए प्रणाली को। अब जब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पे सरकार इतनी मजबूत है, सरकार इतनी ताकतवर है कि वो जनता को बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, तो सरकार से फैसिलिटी को जनता तक पहुंचाने के लिए जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं नौकरशाह। इनका काम होता है सरकार के स्कीम को जनता तक पहुंचाना, सरकार की सेवाओं को जनता तक पहुंचाना। तो जहां पे सरकार इतनी ताकतवर है और वो स्कीम, वो इतनी फैसिलिटीज पहुंचा रही जनता तक, तो ऑटोमेटिकली नौकरशाहों का रोल बढ़ जाता है। इनका रोल इतना बढ़ गया कि इनके मन में कि इनके पास इतनी ताकत आई कि करप्शन कर भी रहे तो किसी को पता ना चले। और थोड़े टाइम पे करप्शन इतना बढ़ता गया कि वही एक कारण बन गया सोवियत संघ के विघटन का। तो नौकरशाहों की जकड़ जो थी वो मजबूत होती चली गई और उनमें करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे केस और खुल के भ्रष्टाचार होने लगे। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? ये एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो 15 गणराज्य थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो था वो था रशिया। मतलब रशिया की चलती थी, बाकी गणराज्यों की कुछ नहीं चलती थी उसमें। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ की व्यवस्था क्यों लड़खड़ा रही थी? या फिर सेम सवाल बन सकता है कि विघटित क्यों हो गया सोवियत संघ? इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। सोवियत संघ जो था वो बराबरी करना चाहता था किसकी? अमेरिका की। वो क्या कर रहा था, अपने पास जितना भी पैसा आ रहा था, जितना भी संसाधन थे, उन सबका खर्च उन सबको लगा रहा था हथियार बनाने में, न्यूक्लियर हथियार बनाने में, नॉर्मल हथियार बनाने में, क्योंकि उसको लगता था कि हथियार मजबूत होने चाहिए, क्योंकि उसके ही दम पे देश आप अपनी
अपनी क्या कहते हैं पावर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन सिर्फ उनसे ही हो सकता है, हथियारों से ही हो सकता है। बाकी जनता उनकी भूखी मर रही है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही हुआ, अपना सारा का सारा पैसा उन्होंने उसमें लगाया। दूसरा ये 1979 के टाइम पे अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपना मतलब इंटरफेयर किया, घुसपैठ की वहां पे, वहां के लोकल इश्यूज में। आपकी खुद की जनता आपसे कुछ आकांक्षाएं रखती हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, उसको कम कर दीजिए, गरीबी, हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उसके बदले हमको जो पैसा मिल रहा है वो कम मिल रहा है, उसको हमें एक अच्छा और पैसा दीजिए। तो आप अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करके बाहर किसी और देश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वहां पे खर्चा कर रहे हो, ऐसा हुआ। ठीक है, उसके अलावा और क्या हुआ, इनको पता भी था सरकारों की हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, हमारी कुछ कमियां हैं, उस कमियों को उन्होंने भरा नहीं। तो ये 2-3 बहुत ही बुनियादी चीजें थी जिसके कारण यहाँ पे सोवियत संघ का हमने देखा कि विघटन हुआ। ठीक है, अब गोर्बाचेव के सुधारों पर प्रकाश डालिए। गोर्बाचेव कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव एक नए लीडर बनते हैं यहाँ के रशिया के। तो होता यह है कि इन्होंने अपने पिछले, इनसे पहले के जितने भी लीडर गए थे उनका तरीका बदला। इन्होंने देखा कि हाँ, जनता जो है वो चाहती है उदार नीति, यानी कि थोड़ी लिबरल नीति, इसमें लोगों को थोड़ी आजादी मिले। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका के लोगों से। उनको लग रहा है कि यार वहां पे अच्छा है, यार वहां पे तो इंसान अपने तरीके से जी सकता है, अपने तरीके से कुछ नए इनिशिएटिव लेना चाहता है वो ले सकता है, बड़ी बड़ी वहां पे कंपनियां चलती हैं, है ना। तो हम तो वैसा होना चाहते हैं, हमें आजादी चाहिए। तो गोर्बाचेव ने कुछ ऐसे ही उदार सुधार किए जिसके द्वारा जनता को आजादी मिलने लगी थोड़ी थोड़ी। लेकिन हुआ ये कि जनता को लगा कि जो गोर्बाचेव हमको आजादी दे रहा है उसकी स्पीड बड़ी स्लो है, थोड़ा जल्दी दो। और वहीं जो गोर्बाचेव के खुद के नौकरशाह थे, यानी कि ऑफिसर थे, उनको लग रहा था कि अरे गोर्बाचेव इतनी जल्दी जल्दी उनको आजादी क्यों दे रहा है। तो गोर्बाचेव एक तरीके से 2 तरह के खींचातानी के बीच में अटैक किया और जनता को समझ में आ गया कहीं ना कहीं कि गोर्बाचेव तो हो सकता है ना दे हमको, और हमको खुद ही आजादी लेनी पड़ेगी। और उसके अलावा उसी समय आसपास के इलाकों में जो ये राष्ट्रवादी वाली फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा चरम पे थी उस टाइम पे। तो ये भी एक कारण है कि जो वहां के लोग थे वो उग्र हो गए एक अलग देश बनाने को लेके। ठीक है, तो फाइनली हुआ ये कि तख्ता पलट हो जाता है गोर्बाचेव का तख्ता पलट हो गया। तो फिर से इन सभी गणराज्यों को एकजुट करके कौन लेके आता है? येल्त्सिन एक दूसरे लीडर होते हैं जो तख्ता पलट हो जाने के बाद बाकी गणराज्यों को एकजुट करते हैं। और फाइनली 1991 में पूरे के पूरे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उस टाइम पे येल्त्सिन ही लीडर होते हैं। ठीक है, तो सोवियत संघ का हो गया विघटन। सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन हुआ 1991 में। और विघटन किस प्रकार से हुआ और उसका असर क्या हुआ देखते हैं। विघटन हो गया, अब जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ ना रह करके अच्छा, सोवियत संघ का क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो सोवियत संघ ने जितनी भी आज से पहले ट्रीटियां की थी, संधियां की थी, उसका उत्तराधिकारी जो था वो रशिया बन गया। एक तरीके से ऐसे समझ लेते हैं, जो सोवियत संघ की पोजीशन थी यूनाइटेड नेशन में वो मिल गई रशिया को। तो एक तरीके से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रशिया बन गया। और जो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे वर्ल्ड में क्या असर आया उसको जानते हैं। तो कब जो 2 ध्रुव हुआ करते थे, अब वो एक ही ध्रुव रह गया, यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो देश था वो हो गया अमेरिका। ठीक है, दूसरा ये हुआ कि कुछ नए देश बने जो कि सोवियत संघ से अलग हुए। लेकिन देखने की बात ये थी, हैरानी की बात ये थी कि जो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया है, उसके जो देश थे वो इससे अलग नहीं होना चाह रहे थे, वो सोवियत संघ में ही रहना चाहते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। इसका रीजन शायद ये भी है कि वहाँ के जो संसाधन थे, खनिज थे, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, तो उनको कोई खास दिक्कत आ रही थी। उनके पास पैसा था, संसाधन थे, उनको इतनी कोई खास दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने नहीं चुना कि हम अलग हुए। तो ठीक है, तो ये बस असमंजस की बात थी और थोड़ी अचंभे की बात थी कि अगर इतना ही खराब था सोवियत संघ तो फिर सेंट्रल एशिया ने क्यों नहीं चुना अलग देश बनाना, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी मैं इसके बाद ये वीडियो मेरे को लग रहा है शायद लंबी हो रही है, तो इसको मैं यहीं पे रखूंगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आसान शब्दों में चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो देख के आप टॉप कर लेंगे, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लास के बच्चों में शेयर कीजिए। अगर आप रेगुलर से स्कूलिंग कर रहे हैं चाहे डिस्टेंस से कर रहे हैं, आप सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपको सबको
इस पूरे समय को समझने में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। बाय बाय।